हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन एंड मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीकली शेड्यूल का डे 6, जहां पर हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से जो कवर करेंगे जुलाई 20 से लेकर जुलाई 25 तक वाला सारा का सारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट। ठीक है, राजस्थान को हम अलग से कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी जनरल है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दल बदल कानून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू कैन बी अवेलेबल प्रायर टू द स्पीकर और चेयरमैन्स डिसीजन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो आपके स्पीकर और चेयरमैन के निर्णय से पहले ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, इट वॉज इंसर्टेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसको हमारे संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा सम्मिलित किया गया। तीसरा दिया हुआ है, स्पीकर्स डिसीजन इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। एससी स्टेटेड, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड इन कियोतो होलो वर्सेस जचीलू केस। ठीक है, स्पीकर का जो डिसीजन है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किसके अकॉर्डिंग? सुप्रीम कोर्ट का जो केस था कियोतो होलो केस के अकॉर्डिंग। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एंटी डिफेक्शन लॉ सो टू प्रिवेंट आया राम गया राम पॉलिटिक्स। आया राम गया राम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून लाया गया। अब आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट केस का नाम जरूर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। केस का नाम है कियोतो होलो वर्सेस जचीलू, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी स्पीकर का, देखो आप देखोगे जहाँ पर विधानसभा होगी वहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष होगा जिसको स्पीकर बोलते हैं, और जिन राज्यों में विधान परिषद होगी वहाँ पर चेयरमैन होंगे। ठीक है, जिसको अपन सभापति के नाम से जानते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भी ये सिमिलर चीज़ें यूज़ करते हो। लोकसभा का स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन को हम क्या बोलते हैं? सभापति या उपसभापति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर्स होती है, किसको लेके? एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस पावर की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ये पावर कहाँ से मिलती है? आपको पता है संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर इसको ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 1985 में इसको यहाँ पर ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और ध्यान रखना ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन होते हैं जो रूलिंग पार्टी से होते हैं, और वो अपनी पावर्स का मिसयूज किसके फेवर में करते हैं? जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके फेवर में करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा किया गया था। साथ में ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब चेयरमैन या आपका जो स्पीकर है वो अपना डिसीजन दे चुका होगा। ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू की बात तभी आएगी जब चेयरमैन या आपके स्पीकर ने डिसीजन दे दिया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो आप देख सकते हो, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट ए स्टेज प्रायर टू द मेकिंग ऑफ ए डिसीजन। डिसीजन से पहले ही अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आया राम गया राम का मतलब क्या है? कि होता क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा मनी पॉलिटिक्स के बदले, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग नाम देते हैं, विधायक क्या करता है? एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, उसको हम बोलते हैं आया राम गया राम पॉलिटिक्स, मतलब एक पार्टी में ना टिकना। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रूल लाया गया था, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो फटाफट से आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? इसने बोला है कि जुडिशियल रिव्यू उनके डिसीजन से पहले ही अवेलेबल हो जाएगा, जबकि डिसीजन आने के बाद जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किसका डिसीजन? स्पीकर और चेयरमैन का डिसीजन आने के बाद। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जो एमएलएस थे जो पार्टी मीटिंग्स में नहीं आए थे उनको नोटिस सर्व कर दिया गया था, बट अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू तभी हो सकता है जब चेयरमैन ने या स्पीकर ने डिसीजन दे दिया हो। सेकंड बिल्कुल सही है, इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड केस भी बिल्कुल सही है, एंड फोर्थ भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश वाज लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्टर। सेकंड लिखा हुआ है इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर समग्र शिक्षा अभियान। यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ घर पर जाकर देखनी है, व्हाट इज़ समग्र शिक्षा अभियान। आपने देखा होगा अभी काफ़ी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके ये अभियान बनाया गया था, समग्र शिक्षा अभियान। इसके बारे में घर पे जाकर जरूर पढ़ना है। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर का मतलब अगर 100% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो उसको मैं बोलूँगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अगर कुछ बजट सेंटर और कुछ बजट स्टेट्स मिलकर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। जैसे कि 60% सेंटर ने दिया, 40% स्टेट ने दिया। फॉर एग्जांपल 75% सेंटर ने दिया, 25% स्टेट्स ने दिया, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको इसका आंसर करना है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ ताकि आप इजीली आंसर कर पाओगे यहाँ पर। तो देखो, जो हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अभी वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फर्स्ट ऑनलाइन, अब देखना इसकी फुल फॉर्म देखना, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है। एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इनिशिएटिव, ठीक है, एस का मतलब स्कूल, एच का मतलब हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, टी का मतलब टीचर, एच का मतलब होलिस्टिक और ए का मतलब एडवांसमेंट। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है। तो आप एक बार पूरा पढ़ो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो आप देखोगे कि यहाँ पर किसका एडवांसमेंट किया जा रहा है, ये एक तरह से टीचर्स और जो वहाँ के हेड हैं, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे हेडमास्टर हो, उनकी ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे को ये लॉन्च किया गया। तो आपको सिंपल से चीज़ समझनी है कि आपका जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, व्हाट इज निष्ठा, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। किन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ये स्कूल के हेड्स को और टीचर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये इसका प्रोविज़न किसके माध्यम से दिया गया है, जो आपका आरटीई एक्ट 2009 है उसके सेक्शन 23 के अंदर सब सेक्शन 1 के माध्यम से ये प्रोविज़न भी दिया गया है कि किसी भी पर्सन को अगर आप टीचर अपॉइंट कर रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। और उनको और ज़्यादा होलिस्टिक बनाने के लिए ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ पर किया गया है। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ये डायग्राम देखो, आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब इसमें क्या क्या करेंगे, देखो, पहली बात तो ट्रेनिंग ऑफ ऑल हेड्स एंड टीचर्स एज फर्स्ट लेवल काउंसलर्स, ठीक है, पहली चीज़ उनकी हुई ट्रेनिंग, चाहे वो हेड है चाहे टीचर हैं। दूसरा, प्रमोटिंग एक्सपेरिमेंटल एंड जॉयफुल लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रमोट करेंगे, बेसिकली लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग, जहाँ पर स्ट्रेस बिल्कुल भी न हो। तो ये किसको प्रमोट करेंगे, नए नए आप एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल जॉयफुल लर्निंग यहाँ पर होनी चाहिए। साथ में आप देखोगे यहाँ पर उनको अवेयर किया जाएगा, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या इनिशिएटिव्स है उनके बारे में भी उनको यहाँ पर अवेयर किया जाएगा, ताकि जो स्कूल के हेड्स और टीचर से ज़्यादा उसका बेनिफिट यहाँ पर उठा सके। अगर किसी स्कूल को उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो वो हायर अथॉरिटीज़ पर इसकी कंप्लेन कर सके, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। अब आपको आंसर बता देता हूँ मैं, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ध्यान रखना, इट इज़ नॉट ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो मैंने आपको समझाया था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब कुछ बजट स्टेट देगा और कुछ बजट आपका सेंटर देगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे ट्रिनिटी टेस्ट के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में मैंने बात की थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो 1919 के अंदर एक संधि साइन हुई थी जिसको मैंने बोला था वर्साई की संधि, और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था 1920 से। तो आप देखोगे 2020 में उसके 100 साल पूरे हो गए। और वहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी लीग ऑफ नेशंस के बारे में। वैसे आप देखोगे ट्रिनिटी टेस्ट के भी 75 ईयर कंप्लीट हो गए। तो 75, 50,
100, 200, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आपको बताना है। बस इतना सा पता होना चाहिए ट्रिनिटी टेस्ट किससे रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू ट्रिनिटी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए स्टेटमेंट है वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट बाय यूएसए। सेकंड है द प्राइमरी टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग एचआईवी एंड एड्स। थर्ड है द नेम ऑफ द टेस्ट टू डिटेक्ट कोरोना वायरस। एंड फोर्थ है द यूएस बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, आपको आंसर करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देखोगे 75 ईयर्स अगो साइंटिस्ट टेस्टेड गैजेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इन वॉट वॉज डब्ड एज ट्रिनिटी टेस्ट। जो पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया था आज से 75 साल पहले यूएसए के द्वारा, उसको बोला जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। और उसके बाद ही आप देखोगे उसके जस्ट एक महीने बाद एक आइडेंटिकल न्यूक्लियर बम जिसका नाम था फेटमैन, आपको याद होगा, जापान का एग्जाम्पल आपको याद आ जाना चाहिए। यही बॉम्ब था जिसने जापान में तबाही मचाई थी, जिसका नाम था फेटमैन। ठीक है, ऑन द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था यूएसए के द्वारा, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस आप देखोगे ये डेवलप किया गया था यूएस लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, और आप ध्यान दोगे विच सोल्ड टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू गिव द अलाइड पावर्स एंड एज ओवर जर्मनी, जापान एंड इटली इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो आप देखोगे ये जो डेवलप किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ये टाइम था जहाँ पर जो अलाइड पावर्स थी, ठीक है, अलाइड पावर्स पर एक विजय प्राप्त करने के लिए, एक एडवांटेज लेने के लिए यूएसए ने यह डेवलप किया था। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू, ए आंसर हो जाएगा आपका। ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन है, ध्यान रखना। डी इसलिए गलत है, दिस इज नॉट ए बायोलॉजिकल वेपन, दिस इज ए न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बम है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका एक फेस्टिवल से रिलेटेड। काफ़ी बार क्या होता है, 4 आपको फेस्टिवल दे दिए जाएंगे और 4 उनके सामने स्टेट्स दे दिए जाएंगे, और जो भी फेस्टिवल्स न्यूज़ में होते हैं उनको वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो आपको इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फेस्टिवल है हरेला, इज ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताना है हरेला। हरेला अभी आप देखोगे सावन वाला पार्ट चल रहा है, तो हरियाली से रिलेटेड चीज़ है, हरियाली भी है और एच से एच हिंदू फेस्टिवल भी है। कौन से स्टेट के द्वारा है, यहाँ पर आप देखोगे द पीपल फ्रॉम द कुमाऊं रीजन। अब कुमाऊं रीजन का नाम सुनते ही आपको स्टेट पता लग जाना चाहिए। कुमाऊं रीजन कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। द पीपल फ्रॉम द कुमाऊं रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इन सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड अ हिंदू फेस्टिवल नेम हरेला एवरी ईयर। ठीक है, साल में इसको 3 बार मनाया जाता है। अभी जो तीसरा वाला पार्ट है श्रावण हरेला, जो जुलाई 16 को इस साल मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसको अलग अलग पार्ट में मनाया जाता है। एक आपका चैत्र नवरात्रि में है, ठीक है, एक आपकी शरद नवरात्रि में है और एक आपका श्रावण में मनाया जाता है। तो थ्राइस ए ईयर इस फेस्टिवल को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में मनाया जाता है। इसका मीनिंग सिंपल है, हरेला मतलब हरियाली से है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन, मानसून का जो ऑनसेट स्टार्ट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और सोइंग साइकिल, यहाँ पर आपको पता है फसलों की बुआई भी स्टार्ट होती है, तो उससे भी इसकी सिग्निफिकेंस आप जोड़ सकते हो। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे उत्तराखंड, अगर यहाँ पर हिमाचल ऑप्शन में होता तो उत्तराखंड नहीं होता, सिंगल ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मेनली ये फेस्टिवल आपका उत्तराखंड का ही है, हिमाचल के कुछ पार्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से आप देख सकते हो, जहाँ आप जाते हो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरगढ़, ठीक है, ये सब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कुमाऊं रीजन है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है देहरादून वाला, उत्तराकाशी वाला, तेहरी वाला, दिस इज द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जहां पर आपको आंसर करना है। ठीक है, आप देखोगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका सोलर ऑर्बिटर इज ए जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा। जाक्सा इज ए स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। ध्यान रखना जाक्सा कहाँ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 स्पेस एजेंसी दे दी जाएगी, इसरो दे दिया, जाक्सा दे दिया, ठीक है, नासा दे दिया, और आपको सामने उनकी कंट्रीज दे दी जाएगी, आपको मैच करना होगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, दिस इज द फर्स्ट मिशन दैट विल प्रोवाइड इमेजेस ऑफ द सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये पहला मिशन होगा जो सन के नॉर्थ और साउथ पोल की इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा। एंड द थर्ड वन इज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ऑफ ईएसएस कॉस्मिक विजन। ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो उसका कॉस्मिक विजन था 2015 से 2025 प्रोग्राम, उसका ये पहला मीडियम क्लास मिशन होगा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब देखो आपको सारी चीज़ें पता नहीं होगी, फिर भी आप इजीली आंसर कर पाओगे। पहली चीज़ सोलर ऑर्बिटर मतलब किससे रिलेटेड है, ये सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। दूसरा, अब ध्यान रखना है, ये जॉइंट मिशन
ईएसए और जाक्सा का है या ईएसए और नासा का है? तो आप देखोगे ये जो जॉइंट मिशन है सोलर ऑर्बिटर, ये किसका किसका है? ईएसए का एंड आपका नासा का। ध्यान रखना बीच में लिखा हुआ है एंड, तो किसका है? सोलर ऑर्बिटर इज ए सैटेलाइट मिशन ऑफ ईएसए एंड नासा। तो ध्यान रखना पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है, वहां पर जाक्सा का नहीं है, ईएसए और नासा का है। किसके लिए है? टू एक्सप्लोर द इनर रीजन्स ऑफ द सन एंड हेलियोस्फीयर फ्रॉम ए नियर सन ऑर्बिट। ठीक है, साथ में आप देखोगे सोलर ऑर्बिटर इज ए पार्ट ऑफ ईएसए साइंस प्रोग्राम कॉस्मिक विजन 2015 से 2025 का ये पार्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा आप आंसर यहाँ पर कर सकते हो। पहला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये जाक्सा का नहीं है, नासा का है। जैसे ही पहला गलत हुआ आप देखोगे ए ऑप्शन आपका चला गया, सी ऑप्शन आपका चला गया, या तो आंसर होगा आपका बी या आंसर होगा आपका डी। सिंपल सी चीज़ है। अब आप देखोगे सेकेंड स्टेटमेंट में, आप देखोगे थर्ड, आप देखोगे मैंने आपको बताया थर्ड स्टेटमेंट अभी आपने देखा कि जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका जो विजन है, उसका जो प्रोग्राम है 2015 से 2025 उसका पार्ट है। एंड सेकंड सही है, सन के नॉर्थ और साउथ पोल को ये स्टडी यहाँ पर करेगा। बट फिर भी आपको इसको एक बार स्टडी करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि बी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको स्टडी करना है और देखना है कि ये क्या पहला मिशन है क्या जो प्रोवाइड करेगा सन के नॉर्थ और साउथ पोल की इमेजेस, या इससे पहले कोई और मिशन भी प्रोवाइड करवा चुका है। तो अब आपको बताना है बी एंड डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। सब लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, पहले सर्च करेंगे। और ये जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जहाँ पर आप बात कर रहे हो सोलर ऑर्बिटर इज सैटेलाइट मिशन ऑफ ईएसए एंड नासा। ठीक है, साथ में आप देखोगे इसके बारे में और भी न्यूज़ दी गई है। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज़ किया था बेसिकली क्लोजेस्ट पिक्चर एवर टेकन ऑन द सन दैट वाज कैप्चर्ड जस्ट ए मियर 48 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ्स नियरेस्ट स्टार। अभी इसकी एक पिक्चर कैप्चर की गई थी, काफ़ी क्लोजेस्ट पिक्चर थी, उसकी वजह से न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है आपका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से लेकर। आपने यूज़ किया होगा ओला मनी का, आपने यूज़ किया होगा पेटीएम का, आप यूज़ करते होंगे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स का। दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट? प्रीपेड। आपने रिचार्ज भी किया होगा, प्रीपेड रिचार्ज, जहाँ पर आपको पहले पे करना पड़ता है। पोस्ट पेड का मतलब जहाँ पर आप पहले सर्विसेज का यूज़ करते हैं देन आप पे करते हैं। तो पोस्ट पेड बिल और प्रीपेड बिल का आपने नाम जरूर सुना होगा। तो आप देखोगे जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या फैसिलिटेट करते हैं? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज इंटरपर्सनल रेमिटेंस ट्रांजेक्शन्स। रेमिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इराक के अंदर है या कुवैत के अंदर है, इंडिया का है, वो कुवैत में नौकरी करता है और वहाँ से मनी कहाँ पर भेजता है? इंडिया के अंदर भेजता है, तो वो क्या हो जाता है? उसका रेमिटेंस। ठीक है, साथ में आप देखोगे ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड ओनली बाय द बैंक्स एंड कैन बी यूज्ड एट एनी मर्चेंट आउटलेट। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी यूजुअली आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ रहा है, आपने देखा होगा आजकल हम भीम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस यूज़ की जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज्ड है और कौन सा सेमी क्लोज्ड है। ठीक है, इसका आंसर करने से पहले एक चार्ट आप देख लीजिए ताकि आप सिंपल पता कर पाएँ। देखो, ये आप एक बार डायग्राम से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जहाँ पर आप क्या परचेज करते हो? कोई सा भी आपने सामान परचेज किया, कोई सी भी सर्विसेज आपने ली, रेमिटेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई। अब इसके रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? एक तो एक्ट बना हुआ है इसका, भारतीय संसद के द्वारा एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, और दूसरा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसको रेगुलेट करते हैं। देखो, अब आप उल्टा यहाँ पर देखोगे, पहला देखोगे क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम के अंदर आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम द एंटिटी इटसेल्फ। ठीक है, आप डायरेक्टली उस एंटिटी से ये परचेज कर सकते हो, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ परचेज करना है तो डायरेक्टली मैं सिंपल पार्टी से या जो भी एंटिटी है उससे मैं ले सकता हूँ, तीसरी पार्टी इसमें नहीं आएगी। साथ में आप देखोगे इसमें आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली मेट्रो का कार्ड होता है आपका, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हो। ओला मनी हो गया आपका, ठीक है, तो ओला मनी और दिल्ली मेट्रो ये आपके एग्जाम्पल है किसके? ये एग्जाम्पल है आपके क्लोज सिस्टम के। आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ ए ब्रांड स्पेसिफिक। कोई गिफ्ट कार्ड हो गया, सच कार्ड्स
फिजिकल और अदरवाइज कैन बी यूज ओनली एट स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे कि आप दिल्ली मेट्रो का कार्ड सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही यूज़ कर सकते हो। एंड कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ऐसा नहीं है दिल्ली मेट्रो के कार्ड का आप फंड किसी दूसरे कार्ड में आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा होता है क्या? अगर आप मेट्रो कार्ड आपका है तो सिर्फ मेट्रो में यूज़ होगा, तो इनको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम पीपीआई, ठीक है। दूसरी चीज़, तो यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। सेमी क्लोज्ड में आप देखोगे, यहाँ पर सेमी क्लोज्ड के अंदर आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशंस। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जो आपका पेटीएम वाला पार्ट हुआ, ठीक है, आप मोबीक्विक यूज़ करते होंगे, ये सारी एप्लीकेशन से यहाँ पर आपको पता है केवाईसी करना होता है, आपको नो योर कस्टमर्स आपको करना होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो सेमी क्लोज्ड होते हैं, जैसे ई वॉलेट्स है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स है, जो आप ऑक्सीजन हो गया, मोबीक्विक हो गया, गूगल पे हो गया, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आरबीआई का अप्रूवल है, लेकिन आप साथ में यहाँ पर क्या कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। दीज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल एंटिटी, किसी सिंगल एंटिटी के पास नहीं है। जैसे यहाँ पर तो दिल्ली मेट्रो का कार्ड दिल्ली मेट्रो के अंदर ही चलता था। इंस्टेड दीज कैन बी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए मर्चेंट एज वेल एज टू ट्रांसफर मनी टू समवन। आपको पता है इनके माध्यम से आप मनी भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज ओपन सिस्टम, जिसमें आपका आ जाएगा कौन से कार्ड, आपके डेबिट कार्ड आ जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड्स आ जाएंगे, जहां पर आप देखोगे आरबीआई का अप्रूवल तो रिक्वायर होगा ही। आप यहाँ पर आप देखोगे थर्ड पार्टी भी आप डील करते हो, क्योंकि आपका पेमेंट होता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। केस विड्रॉल भी आप किया जा सकता है, ध्यान रखना इन दोनों के अंदर केस विड्रॉल नहीं था, बट यहाँ पर आप केस विड्रॉल भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड से आप सब कुछ सेवाएं यूज कर सकते हो, तो इट कैन बी इशूड ओनली बाय द बैंक्स। तो डेबिट कार्ड कौन इशू करता है, आपका क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है। एंड कैन बी यूज एट मर्चेंट आउटलेट फॉर एनी परचेज और इवन केस विड्रॉल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अब आप आंसर करोगे फटाफट, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। पहला भी बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। ओपन सिस्टम में मैंने क्या बोला, सिर्फ बैंक इशू करेंगे और मर्चेंट आउटलेट पे इसको यूज कर सकते हो। आंसर इज सी, ठीक है। मैंने काफी अच्छे से ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्रोग्राम की जिसका नाम है मैत्री। फुल फॉर्म है एम से मार्केट, ठीक है, एम ए से मार्केट, आई से इंटीग्रेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और आपका हो जाएगा ई से एनर्जी इफिशियंसी। तो मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी इज ए पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप। ये किसका पार्ट है, भारत यूएसए के जो द्विपक्षीय भागीदारी का पार्ट है। किससे रिलेटेड है, एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट देखोगे यहाँ पर, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी डेवलप्ड अंडर मैत्री प्रोग्राम, ठीक है। जो आपका इंडोर पोल्यूशन है या इंडोर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये मैत्री प्रोग्राम के अंदर ही इसका काम किया गया था। जो आपका रेट्रोफिट प्रोग्राम है वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा, बाहर का पोल्यूशन तो होता ही होता है, इंडोर पोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर इंडोर पोल्यूशन काफ़ी मेजर पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे इसमें आपकी जो बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स, जहां पर इंडोर पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जाता है। तो आप देखोगे इन पार्टनरशिप विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये मैत्री प्रोग्राम है, ध्यान रखना, इसको यूज कर सकते हो एनर्जी इफिशियंसी के लिए, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स के लिए, जहां पर यूएसए और इंडिया एक साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और भारत की एक एजेंसी है जिसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, हैज लॉन्च्ड द हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव दैट विल पायोनियर वेज टू मेक वर्क प्लेस हेल्दियर एंड ग्रीनर। जिससे आपके वर्क प्लेस, आपके होम क्या बनेंगे, हेल्दियर बनेंगे और क्या बनेंगे, हरे भरे बनेंगे, पोल्यूशन कम होगा। तो आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है सब लोगों को ये, ठीक है। मैत्री प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया, पार्ट ऑफ यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ध्यान रखना किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूएसए की जो एजेंसी है जिसका मैंने आपको नाम बताया था, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का एक कोलोब्रेशन है। दिस इज द मैत्री प्रोग्राम। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैत्री प्रोग्राम इज ए कोलोब्रेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो एजेंसी है उसके मध्य है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके और भी काफ़ी सारे रीजन्स है। आप देखोगे जो EECL के प्रोजेक्ट से, जहाँ पर आप देखोगे घरों के अंदर वेंटिलेशन को बढ़ाना, CO2 के लेवल्स को कम करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स बनाना, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर लॉन्च किया गया था और मैंने आपको अपने क्वेश्चंस में कवर भी करवाया था ये। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है, आपसे पूछा जाएगा कि जो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड है या एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या इंडिया यहाँ पर प्रोग्राम चला रहा है, साथ में इसके क्या क्या इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। जैसे आप देखोगे एनर्जी सेविंग होगी, एमिशंस कम होंगे, इंडोर एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनेगी, कंज्यूमर का एंगेजमेंट बढ़ेगा, ग्रीन जॉब्स क्रिएट होगी, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपके मेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस चार्ट को आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको जरूर बताना ही है, इसकी हमारी वीडियो भी आ चुकी है, अक्षिता मैम का वीडियो था मनोदर्पण इनिशिएटिव को लेकर। तो आपको बताना है व्हाट इज मनोदर्पण इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू फर्स्ट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर मेंटल हेल्थ, second aims to develop world class infrastructure to promote cultural and heritage value, and C is to enhance the education of girl children, and D is for providing shelter, पुलिस डेस्क, लीगल मेडिकल एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। ठीक है, वो सारे लोग जो हिंसा के पीड़ित है या किसी भी टाइप का वायलेंस उन पर हुआ है, उनको घर प्रोवाइड करवाने के लिए, पुलिस सर्विसेज, उनको लीगल कानूनी सहायता, मेडिकल सहायता, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। तो आपको बताना है व्हाट इज मनोदर्पण पोर्टल या मनोदर्पण इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है मनोदर्पण प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करेगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मनोवैज्ञानिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, एंड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेगा साथ में आपके स्टूडेंट्स को, आपके टीचर्स को एंड फैमिलीज को फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आत्मनिर्भर भारत अभियान एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखना है, मनोदर्पण के अंदर आप देखोगे अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, इसकी एडवाइजरी गाइडलाइंस होगी, इसका वेब पेज होगा, नेशनल लेवल डेटाबेस होगा, डायरेक्टरी होगी काउंसलर्स की, नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा, इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट ऑप्शंस होंगे जिनके माध्यम से आप इसका यूज़ करेंगे। आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करेगा, फैमिलीज को, टीचर्स को, सबको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो आंसर इज ए। ठीक है, यहाँ पर ए के अंदर मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्टूडेंट के साथ साथ फैमिलीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ होती है, यहाँ पर मैं टीचर्स भी ऐड कर सकता हूँ, फिर भी वो सही आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इतना सारा डिजीजेस का चल रहा है, तो एक टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सेरोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सीरोलॉजिकल सर्वे सीक्स टू असेस द prevalence of disease in a population by detecting the presence of specific antibodies against the virus। ठीक है, पहला क्या बोला कि आपका जो सेरोलॉजिकल सर्वे होता है वो क्या पता लगाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी जनरेट होती है किसके अगेंस्ट में, जब कोई वायरस हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो उसका एक विश्लेषण करता है। दैट इज ऑल अबाउट द सीरोलॉजिकल सर्वे। सेकंड क्या बोला, इट इंक्लूडेड द IgG एंजाइम, एंजाइम का नाम है जो लिंक है आपका एलिसा टेस्ट से। आपने नाम सुना होगा, एलिसा टेस्ट काफ़ी पॉपुलर है, HIV एड्स को डायग्नोस्टिक करने के लिए भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी भी किया जाता है। तो आप देखो एक बार इसके बारे में। पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों है, आप देखोगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने डिक्लेयर किया है रिजल्ट ऑफ सेरोलॉजिकल सर्वे कैरिड आउट इन दिल्ली बिटवीन जून 27 से लेकर जुलाई 10 तक। जो सर्वे किया था उसको उन्होंने रिजल्ट जारी किए हैं, जिसमें पता लगा है लगभग 22% पीपल जिनका सर्वे किया गया था उनके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज डेवलप हुई, जो जिसका नाम है I और कैपिटल G, जिसका मतलब क्या हुआ, इंडिकेटिंग दैट हैड बीन एक्सपोज टू नोवल कोरोना वायरस दैट कोज्ड कोविड-19। बेसिकली सर्वे में ये पता लगाया गया लगभग दिल्ली के अंदर 23% लोगों के अंदर ये एंटीबॉडीज डेवलप हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इतने सारे लोग कोविड-19 के वायरस से एक्सपोज हुए हैं, इतने सारे लोगों पर कोविड-19 के वायरस ने अटैक किया है। दैट इज सेरोलॉजिकल सर्वे। आप यहाँ पर देखोगे सेरोलॉजिकल सर्वे क्या एक्सेस करता है, ये पता लगाता है कि कोई सी भी डिजीज़, ठीक है, जो या कोई सा भी वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो किस टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी उसको जनरेट। तो देखो सीरोलॉजिकल सर्वे वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबल फंड टू फाइट
किससे किससे? एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, tuberculosis and malaria was created in 2002. Second statement है it was endorsed by the G20 at their summit in Genova, Italy. And the third statement, mission is to invest the world's money to defeat these three diseases. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फटाफट से इसके बारे में आप देखो कितना जल्दी आप याद करोगे। यहाँ पर 3 डिजीजेस के बारे में बताया गया है, एटीएम, ऐसे एड्स, टी से ट्यूबरक्लोसिस और एम से मलेरिया। तो आप देखोगे ग्लोबल फंड इज ए पार्टनरशिप डिजाइन टू एक्सेलरेट द एंड ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया एज एपिडेमिक्स। इन तीनों को एलिमिनेट करना था, इन तीनों को एंड यहाँ पर करना था। उसके लिए आप देखोगे ये आइडिया डिस्कस किया गया था सबसे पहले 2000 में G8 की समिट के अंदर। इस आइडिया को फाइनली एंडोर्स किया गया, G8 की समिट हुई थी जिनोवा, इटली के अंदर 2001 के अंदर। एंड 2002 के अंदर इस फंड को फाइनली क्रिएट किया गया, किसके लिए? टू रेज, मैनेज एंड इन्वेस्ट द वर्ल्ड्स मनी टू रेस्पॉन्ड टू 3 ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन तीनों डिजीजेस को एलिमिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए। तो आप देखोगे आपसे ऑप्शंस में चेंज करके पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको एड्स की जगह येलो फीवर लिखा हुआ मिल सकता है, स्वाइन फ्लू लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एटीएम से याद रखोगे, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड गलत है। G20 नहीं है, G8 है, ध्यान रखना, फर्क देखना, G20 नहीं है, G8 है। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, साथ में ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि इस मिशन के माध्यम से किस वर्ल्ड वाइड किस पर इम्पैक्ट फैलाया जा रहा है या किसको एलिमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है? तीनों डेडलीस्ट डिजीजेस को, HIV, TB और मलेरिया को। साथ में ये प्रमोट करेगा ह्यूमन राइट्स को, जेंडर इक्वालिटी को, जो आपके रिसोर्सेज है इसको मोबिलाइज करेगा, फंड को मोबिलाइज करेगा और मदद करेगा एक सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो यूटिलाइज कर सकते हो उसको। उसके बाद है विद रेफरेंस टू कुरमा ऐप विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, इट इज़ ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एम्ड एट टर्टल कंजर्वेशन। टर्टल मतलब आपके कछुए को प्रिजर्व करने के लिए। एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ITCN के द्वारा डेवलप की गई है। थर्ड है आपका बिल्ट इन डिजिटल फील्ड गाइड कवरिंग 29 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। ठीक है, एंड फोर्थ वन है आपका इट प्रोवाइड्स द लोकेशन ऑफ द नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर फॉर टर्टल्स अक्रॉस द कंट्री। अब आप इसे याद करो, मैंने आपको एक ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बताया था, उड़ीसा में स्पेशली आपका गहीरमाथा बीच, ऋषिकुल्या बीच पर पाया जाता है, जहाँ पर एक साथ लाखों की संख्या में जो ऑलिव रिडले कछुए हैं अपनी प्रजनन की क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो आप देखोगे कुरमा एप टर्टल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। फटाफट से आप देखोगे वर्ल्ड टर्टल डे पर इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कुरमा। किसके लिए? टर्टल कंजर्वेशन के लिए। किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा डेवलप किया गया था। साथ में आप देखोगे ये न केवल कछुओं का डाटाबेस प्रोवाइड करेगा बट उनका जो नियरेस्ट उनके सबसे आसपास का रेस्क्यू सेंटर होगा वो भी ये यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। सी इसका गलत है, सी के बारे में बात नहीं की गई है। ये डिजिटल फील्ड गाइड नहीं है फ्रेश वाटर टर्टल्स का। तो A, B एंड D आर द करेक्ट वन। तो ध्यान रखना है, कुरमा ऐप कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए। कुरमा ऐप किससे रिलेटेड है, दिमाग में होना चाहिए। दिस इज रिलेटेड टू टर्टल कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला पार्क काफ़ी न्यूज़ में है, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। काफ़ी बार इससे सवाल पूछे जा चुके हैं। आपको सिंपल सी चीज़ पूछी गई है, ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे अभी क्यों न्यूज़ में है, जो आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हैज़ डायरेक्टेड द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड 2 अदर एंटिटीज to explain how the proposed drilling of 7 oil wells in an eastern Assam National Park was permitted। बेसिकली एनजीटी ने डायरेक्शंस इश्यू की है, किसको किसको? पर्यावरण मंत्रालय को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को और 2 अदर एजेंसीज को, ये पूछने के लिए कि बेसिकली जो ड्रिलिंग की जो परमिशन है वो यहाँ पर बेसिकली उनको किस प्रकार से दी गई है। द एनजीटीज ईस्टर्न जोन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस SP वांगड़ी एंड एक्सपर्ट मेंबर नागिन नड्डा ऑल्सो टुक नोट ऑफ द पेटिशनर्स कंटेंशन दैट ऑयल डिड नॉट कैरी आउट ए बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट स्टडी। तो सिंपल सी बात है, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है इस पार्क के अंदर कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को कैसे हार्म यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप क्या आंसर करोगे? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है
कि ये नेशनल पार्क कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, मणिपुर में है, अरुणाचल में है, उत्तराखंड में है या आसाम में है। मैंने आपको हिंट दे दिया है और आप देखोगे अभी थोड़े दिन पहले ही इस स्टेट के अंदर गैस का रिसाव भी आपको देखने को मिला था, ऑयल का रिसाव भी आपको यहाँ पर देखने को मिला था। तो आपको आंसर बताना है ये, इसलिए ये नेशनल पार्क न्यूज़ में है, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऑयल फील्ड है जिसका नाम है बगजान ऑयल फील्ड, ठीक है, उससे भी रिलेटेड है। तो आप फटाफट से आंसर बताएंगे इसका सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये रिलेटेड है लोनार लेक से जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आप देखोगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोनार लेक इज ओनली लेक इन इंडिया क्रिएटेड बाय मीटियोर इम्पैक्ट। आपको पता हो तो मैं पिछली क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया था कि आपको देखना है व्हाट इज कॉमेट्स, व्हाट इज मीटियोराइट्स, व्हाट इज मीटियोर्स, व्हाट इज मीटियोराइट्स, इन सब के बीच में डिफरेंस। तो आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है कि लोनार लेक इज ओनली लेक इन इंडिया क्रिएटेड बाय मीटियोर इम्पैक्ट। एंड सेकंड वन इज इट वाज नोटिफाइड एज ए नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट इन 1979 बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन क्यों न्यूज़ में है, आपको एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पर देखोगे जो इमेज है आपकी महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक है जो मीटियोर के गिरने से बनी थी। आप देखोगे ये पहले ऐसी हुआ करती थी बट आज इसका पानी क्या हो रुक चुका है, पिंक पिंक हो चुका है। उसके क्या रीजन्स है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका वाटर क्या होता जा रहा है, पिंक वाटर होता जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर recently study revealed that the color of water in Lonar Lake in Maharashtra is due to a large presence of salt-loving हेलोरिका माइक्रोब्स। इन माइक्रोब्स की वजह से यहाँ का पानी क्या होता जा रहा है, पूरी तरह से पिंक होता जा रहा है। हेलोरिका और हेलोफिलिक इज ए बैक्टीरिया कल्चर विच प्रोड्यूस पिंक पिगमेंट, ठीक है, एंड फाउंड इन वाटर सेचुरेटेड विद सोल्ट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेन, रेन की कमी होना, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड हाई टेम्परेचर कुड हैव रिजल्टेड इन द इवोपरेशन ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग सेलिनिटी एंड पीएच लेवल्स इन द लेक। इस लेक के अंदर सेलिनिटी और पीएच का लेवल लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है, सलाइन ये होती जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। साथ में आप देखोगे लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है ओवल शेप की है, फॉर्म हुई थी जब एक मेटेओराइट हमारे अर्थ पर गिरा था लगभग 50,000 सालों पहले जब ये बनी थी। इसका पानी कैसा है, खारा है, सलाइन है या एल्कलाइन है। ये नोटिफाई की गई है नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट के द्वारा। और लोनार लेक ध्यान रखना नॉट द ओनली मेटेओराइट क्रेटर इन इंडिया, केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है जैसे रामगढ़ हुआ, ढाला हुआ, ये भी सब मेटेओराइट के थ्रू बनी हुई है, ध्यान रखना। तो ये ओनली नहीं होगा। तो आप देखोगे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो ओनली गलत है और दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। इसके बारे में सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, आपको बताना है। वूप रिलीज्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देखोगे दिस वॉज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें रिवील किया गया है देयर आर वोस्ट इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़। कंट्रीज़ के मध्य में काफ़ी ज़्यादा असमानताएं देखी गई है, स्पेशली जो पुअरर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये जो इंडेक्स डेवलप की जाती है यूएनडीपी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ऑफी जिसको नाम से जाना जाता है। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। वर्ल्ड बैंक नहीं है, आईएमएफ नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, आंसर इज बी, ठीक है। साथ में कुछ और चीज़ें आप देखोगे, इसके अलग अलग इंडिकेटर्स है, न्यूट्रिशन है आपका, चाइल्ड मोर्टालिटी है, ठीक है, उसके अलावा कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट्स है। ये अलग अलग 3 सब कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। पहला हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जिनके माध्यम से ये इंडेक्स निकाली जाती है। इस इंडेक्स में काफ़ी सारे पैरामीटर्स है और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में यूटिलाइज इसका कर सकते हो। तो ध्यान रखना है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स के 3 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के आधार पर और 10 इंडिकेटर है, ध्यान रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये इंडेक्स कितने इंडिकेटर्स पर निकाली गई, तो आंसर होगा 10 इंडिकेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे
इसके अंदर आप अगर इंडिया का सिनेरियो देखते हो तो आप देखोगे इंडिया लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2006 से 2016 के बीच में। झारखंड इज रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एट फास्टर पेस देन अदर रीजन। झारखंड में जो पॉवर्टी का इंसिडेंस है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुआ है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिड्यूस्ड 640 मिलियन पीपल, जो कि 2005-06 के अंदर क्या थे, किस कैटेगरी में आते थे, जो पुअर कैटेगरी में आते थे, उसको घट के यहाँ पर कितना रह गया है आप देख सकते हो, 369 मिलियन पीपल यहाँ पर रह चुके हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इंडियन पेस में भी आपको देखना है और इसका पूरा का पूरा आप एक वो भी देख सकते हो कि कोविड-19 रिसेशन के द्वारा पॉवर्टी लेवल का किस किस रीजन्स पर कितना इफेक्ट पड़ा है, उसका भी चार्ट आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जो रिलेटेड है एक एक्सरसाइज से जिसका नाम है पासेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। क्या नाम है इसका? पासेक्स एक्सरसाइज। इंडियन नेवल शिप रिसेंटली कंडक्टेड है पैसेज एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री के साथ भारत ने एक्सरसाइज की है? फर्स्ट ऑप्शन है मालदीव्स, सेकंड है इंडोनेशिया, थर्ड है जापान एंड फोर्थ वन इज यूएसए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेवल शिप ऑन मंडे कंडक्टेड है पैसेज एक्सरसाइज, इसको पासेक्स के नाम से जानते हैं, विद द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ठीक है। किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ की गई है। कहाँ पर की गई है? नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज इट इज ए ट्रांजिटिंग द इंडियन ओशन, ठीक है। तो इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, इस एक्सरसाइज के बारे में। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ यूएसए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। कल हम राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक